हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, भारत के इतिहास में आज हम चर्चा करेंगे। पिछली क्लास हमने छोड़ी थी भारतीय इतिहास के स्रोत, ठीक है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा, कल हमने साहित्यिक स्रोत देखे थे, ठीक है, जिसमें धार्मिक साहित्य और उसके अलावा विदेशी साहित्य, ठीक है, दोनों चीजें हमने अलग अलग पार्टों में बांट कर देखी थी। आज हम चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत, यानी कि भौतिक साक्ष्य जो हमें प्राप्त हुआ है, जिनके माध्यम से, देखो, महत्वपूर्ण क्यों है पुरातात्विक साक्ष्य, क्यों महत्वपूर्ण है इतिहास लेखन के लिए? क्योंकि किसी काल के, किसी शासन के, किसी वंश के एक क्रम का हमें पता चलता है उसे, ठीक है। जिस तरह से, जैसे मान लें सिक्के हैं, तो सिक्के किस काल में किस तरह के सिक्के बने थे, ठीक है, तो उनके एक और सन अंकित मिलता है, कहीं कहीं पर सन भी अंकित मिलता है, तो उससे उस काल के निर्धारण का पता चलता है। साथ ही इसके अतिरिक्त जो अभिलेख हैं, अभिलेखों के माध्यम से भी कब वो उत्कीर्ण किया गया, कब उसको लिखा गया, ठीक है, ये सारी चीजों के माध्यम से हमें इतिहास का क्रम पता चलता है, ठीक है। तो इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं अभिलेख और मुद्राएं। तो सबसे पहले हम अभिलेख चर्चा करेंगे। देखो, अशोक के अभिलेख हैं सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख। तो जो सबसे पहले अभिलेख प्राप्त हुए वो है अशोक के, ठीक है। तो वो हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, वो हम जब मौर्य साम्राज्य को पढ़ेंगे उस दौरान ही उनके बारे में चर्चा हम करने वाले, ठीक है। तो अभी उस पर समय नष्ट न करते हुए अन्य कुछ अभिलेख जो महत्वपूर्ण हैं वो मेरे द्वारा यहाँ पर लिखे गए हैं। देखो, जिसमें प्रमुख अभिलेख में, देखो, सबसे पहले जो अभिलेखों का अध्ययन है उसे क्या बोलते हैं? एपिग्राफी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बना है पहले कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है, ठीक है। और जो अभिलेखों में पुराने लेख प्रयुक्त हुए हैं उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? पैलियोग्राफी, ठीक है। जो पुराने लेख उसमें प्रयुक्त हुए हैं उसको बोलते हैं पैलियोग्राफी, उसके अध्ययन को, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, प्रमुख अभिलेख कौन कौन से हैं? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। दूसरा देखो, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जो कि संस्कृत में है, ठीक है, ये पूरा संस्कृत में है, ठीक है। तीसरा देखो, पुलुआमी का नासिक अभिलेख, पुलुआमी यानी कि जो सातवाहन वंश था, ठीक है, सातवाहन शासक था पुलुआमी, उसका नासिक अभिलेख प्राप्त हुआ है। चौथा देखो, यशोवर्मन का मंदसौर अभिलेख, ठीक है। पांचवा जो चालुक्य शासक था पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है, चालुक्य था ये, तो ये भी क्वेश्चन बनेगा, चालुक्य शासक था, ठीक है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, इसके द्वारा, पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा ही हर्षवर्धन को पराजित किया गया था, ठीक है। अगला देखो, प्रतिहार नरेश भोज, इसका है ग्वालियर अभिलेख, ठीक है। जो कुछ प्रमुख अभिलेख हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इनको देख लीजिएगा, ठीक है। ये प्रतिहार नरेश भोज, इसका ग्वालियर अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो कुछ अभिलेख हैं और साथ ही कुछ स्तंभ लेख भी प्राप्त हुए, ठीक है। अशोक के अभिलेखों के अतिरिक्त जो अशोक के अभिलेख हैं वो हम मौर्य काल में देखेंगे, ठीक है, उनके बारे में पूरा विस्तृत अध्ययन करेंगे। लेकिन उसके अतिरिक्त जो है, देखो, स्तंभ लेख में चंद्रगुप्त द्वितीय का है महरौली स्तंभ लेख, ठीक है, महरौली स्तंभ लेख जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय का है। दूसरा देखो, भीतरी स्तंभ लेख किसका है? स्कंदगुप्त का, और कहां पर से मिला? गाजीपुर से प्राप्त हुआ, ठीक है। भीतरी स्तंभ लेख किससे संबंधित है? यह है हूण आक्रमण, ठीक है, हूणों के आक्रमण के बारे में इससे पता चलता है। और इसके अलावा देखो, एरण अभिलेख, ये सती प्रथा, ठीक है, भारत में सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य यदि कहीं पर मिलता है तो एरण स्तंभ लेख से मिलता है, ठीक है। सती प्रथा के संबंध में, सती प्रथा किससे प्राप्त होता है? भानुगुप्त के एरण स्तंभ लेख से पता चलता है कि भारत में सबसे पहले सती प्रथा, मतलब उसका लिखित साक्ष्य कौन सा है? एरण स्तंभ लेख, ठीक है। ध्यान रखिएगा, भीतरी स्तंभ लेख जो कि स्कंदगुप्त कहां से प्राप्त हुआ है? गाजीपुर से। हूण आक्रमण के संबंध में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ये कुछ अभिलेख हैं। इसके अलावा देखो, इनमें एक और जो छूटा है वो है, देखो, इनमें एक इसमें महत्वपूर्ण है समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख, ठीक है, समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख, ठीक है, किसका है? समुद्रगुप्त का। कहां से प्राप्त हुआ है? इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज से प्राप्त हुआ, ठीक है, हरिसेन द्वारा रचित है, हरिसेन द्वारा इसको लिखा गया, ठीक है, हरिसेन द्वारा, समुद्रगुप्त के काल का और हरिसेन द्वारा इसको इसकी रचना की गई। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी स्तंभ लेख है, यानी कि 4 स्तंभ लेख हैं और साथ ही, ठीक है, ये स्तंभ लेख है, ध्यान रखिएगा। 6 जो अभिलेख महत्वपूर्ण है, ठीक है, और 4 स्तंभ लेख आपने ये ध्यान रखने, तो आगे काफी हमारे काम आने वाले हैं। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी, ठीक है। और पैलियोग्राफी क्या होता है? जो अभिलेखों में पुराने लेख प्रयुक्त किए गए, ठीक है, उनको बोलते हैं पैलियोग्राफी, ठीक है, उनके अध्ययन को बोला जाता है पैलियोग्राफी, ध्यान रखिएगा। तो कुछ प्रमुख अभिलेख और साथ ही कुछ प्रमुख स्तंभ लेख, ठीक है, इनको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा। और एक और नोट कर लीजिएगा, ठीक है, एक महत्वपूर्ण जो यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। भारत में जो पहला गैर सरकारी अभिलेख प्राप्त हुआ, ठीक है, भारत का पहला गैर सरकारी अभिलेख, गैर सरकारी मतलब जो किसी शासक द्वारा नहीं,
मतलब किसी शासक द्वारा जिसको उत्कीर्ण नहीं कराया गया, ठीक है, गैर सरकारी अभिलेख। भारत का पहला गैर सरकारी अभिलेख कौन सा है? देखो, बेशनगर का अभिलेख, ठीक है, बेशनगर का अभिलेख, या फिर इसको विदिशा का भी बोलते हैं, ठीक है, बेशनगर का अभिलेख या फिर विदिशा का अभिलेख, ठीक है। किसका है? हेलियोडोरस का, ठीक है, हेलियोडोरस द्वारा इसकी रचना की गई, ठीक है, हेलियोडोरस द्वारा रचित है बेशनगर का अभिलेख, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, भारत का पहला गैर सरकारी अभिलेख है। इसे देखो विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है, ठीक है, इसे ये भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसे विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है, ठीक है, विष्णु स्तंभ लेख, ठीक है, इसे ये भी कहा जाता है, विष्णु स्तंभ लेख भी इसको कहा जाता है। तो भारत का पहला गैर सरकारी अभिलेख कौन सा है? बेशनगर का अभिलेख, जो कि हेलियोडोरस द्वारा रचित है, ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है? विष्णु स्तंभ लेख भी कहा जाता है। तो इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब चर्चा करते देखो मुद्रा के बारे में। अब है टॉपिक मुद्राएं, ठीक है, मुद्राएं। हर काल में हम मतलब जो भी हम इतिहास पढ़ेंगे, हर इतिहास में इनके संबंध में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। हर किसी जो भाग हम पढ़ेंगे, जैसे मौर्य काल पढ़ेंगे तो मुद्राएं, ठीक है, वैदिक काल पढ़ेंगे तो मुद्राएं, या फिर यवन आक्रमण पढ़ेंगे तो मुद्राएं, या उसके पश्चात देखो गुप्त साम्राज्य मुद्राएं, उसमें हम प्रत्येक में पृथक रूप से चर्चा करेंगे मुद्राओं के बारे में, ठीक है। लेकिन एक बेसिक सा नॉलेज आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, बेसिक सी जानकारी आपको पता होना चाहिए मुद्रा के बारे में, ठीक है। तो मुद्राएं देखो क्या होता है, सबसे पहले इनका अध्ययन क्या कहलाता है? मुद्रा शास्त्र, ठीक है, मुद्रा शास्त्र कहलाता है मुद्राओं का अध्ययन, ठीक है, यानी सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? मुद्रा शास्त्र, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स, ठीक है, न्यूमिस्मेटिक्स। आपको दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा, न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है मुद्रा शास्त्र को, ठीक है। तो अंग्रेजी में न्यूमिस्मेटिक्स या फिर मुद्रा शास्त्र इसको कहते हैं, मुद्राओं का अध्ययन। क्यों जरूरी? देखो, मुद्राएं काफी महत्वपूर्ण है भारत के इतिहास के लिए, एक क्रम निर्धारित करने के लिए, किसी भी काल के क्रम को निर्धारित करने के लिए, ठीक है। क्योंकि देखो, राजा अपने नाम के अतिरिक्त उस पर मतलब वर्ष भी मुद्रांकित करते हुए, ठीक है, उसको निकाला जाता है। तो साथ ही उसमें उस काल में कुछ, जैसे मान लो पहले आहत सिक्के थे, तो उनमें ठप्पे जिसमें पशु पक्षी इत्यादि, ठीक है, या फिर कोई धर्म से संबंधित चित्र, तो उसके माध्यम से पता चलता है कि उस काल में क्या क्या चीजें प्रचलित थी, ठीक है, कौन सा धर्म प्रचलित था, लोग किस भगवान को मानते थे, ठीक है, किसकी पूजा करते थे, ये सारी चीजें जानने में थोड़ी आसानी होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मुद्राएं ऐसी भी प्राप्त हुई जिनमें तिथियां अंकित हैं, जिससे उस काल के कालक्रम को निर्धारित करने में आसानी होती है, ठीक है। तो पुराने सिक्के किस में मिलते हैं? ठीक है, सिक्के जो प्राचीन सिक्के हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, देखो प्राचीन सिक्के किस किस धातु के प्राप्त हुए हैं? जिसमें तांबा है, चांदी, सोना, ठीक है, सीसा। सबसे पहले देखो तांबा, फिर चांदी, ठीक है, फिर देखो सोना और सीसा, ठीक है। इनके सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है। सबसे प्राचीन सिक्के जो प्राप्त हुए तांबे इत्यादि के प्राप्त हुए। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? आहत, ठीक है, प्राचीन सिक्कों को क्या कहा जाता? आहत कहा जाता, ठीक है, आहत। मतलब ये ऐसे सिक्के थे, आहत सिक्के थे, ठीक है, इनमें ठप्पा मारकर बनाए गए थे, ठीक है, ठप्पा मारकर बनाए गए, ठप्पा मारकर यानी कि मुहर के रूप में, ठीक है, ठप्पा मारकर बनाए गए सिक्के, ठीक है, इनको क्या कहा जाता? आहत सिक्के, ठीक है। जो ठप्पा मारकर सिक्के बनाए जाते थे उनको आहत सिक्का कहा जाता, ठीक है। इन सिक्कों पर देखो, जो प्राचीन सिक्के थे, आहत सिक्के, इन सिक्कों पर किस किस के चित्र अंकित थे? मुख्यतः, ठीक है, पेड़ है, मछली, सांड, हाथी, ठीक है, पेड़, मछली, फिर देखो सांड, हाथी, ठीक है, इत्यादि इनके इसमें ठप्पे मिलते हैं, ठीक है। अर्धचंद्र है, जैसे अर्धचंद्र, ठीक है, धर्म चक्र इत्यादि के इसमें ठप्पे मिलते हैं, ठीक है, के ठप्पे मिलते हैं, की मोहरें मिलती हैं या फिर ठप्पे मिलते हैं, ठीक है, की मोहरें प्राप्त होती हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, की मोहरें प्राप्त होती हैं। किस किस की? देखो, आहत सिक्के यानी कि जो ठप्पा मारकर सिक्के बनाए गए हैं उन पर किस किस के? पेड़ है, मछली है। तो इससे पता चलता है ना, देखो, प्रकृति प्रेमी रहे होंगे या फिर इस तरह की जो भी चीजें, ठीक है, इनसे कहीं ना कहीं उस काल के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। भारत में सबसे पहले जो सिक्के ढालने का काम किया गया था, ठीक है, स्वर्ण सिक्के, सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं,
सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं, ठीक है, किसके द्वारा जारी की गई थी? सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं किसके द्वारा जारी की गई थी? यूनानियों द्वारा, ठीक है, भारत में यूनानियों द्वारा जारी की गई थी, ठीक है। उसके पश्चात देखो सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसके द्वारा जारी की गई थी भारत में? सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं, मतलब उनकी गुणवत्ता कैसी भी हो, वो अच्छी हो ना हो, शुद्ध हो ना हो, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में किसके द्वारा जारी की गई थी? गुप्तों द्वारा, ठीक है, गुप्त काल में सर्वाधिक जो स्वर्ण मुद्राएं हैं गुप्त काल में। और तीसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं, ठीक है, सबसे शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं, शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं किसके द्वारा जारी की गई थी? कुषाण काल में, ठीक है, कुषाणों द्वारा, कुषाणों द्वारा। तो ये स्वर्ण मुद्राओं के संबंध में महत्वपूर्ण, ठीक है। और एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है, भारत में सातवाहन वंश द्वारा, ठीक है, शीशे के सर्वाधिक सिक्के, शीशे के सर्वाधिक सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? देखो सर्वाधिक सिक्के, ठीक है, सातवाहन वंश द्वारा। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, सातवाहन वंश, आंध्र सातवाहन भी इसको कहा था, ठीक है, सातवाहन वंश के द्वारा भारत में सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे, ठीक है। और गुप्त शासकों द्वारा ही, पांचवा देखो, गुप्त शासकों द्वारा सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य आरंभ किया था, ठीक है, गुप्तों द्वारा, गुप्त शासकों द्वारा, ठीक है, गुप्त शासकों द्वारा सिक्कों पर लेख लिखना आरंभ किया, ठीक है, सिक्कों पर लेख लिखना, ठीक है, लेख लिखना आरंभ किया था, ठीक है, आरंभ किया था। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र या फिर न्यूमिस्मेटिक्स। ये क्वेश्चन पहले बन चुका है, यूकेपीएससी इस क्वेश्चन को पूछ चुका है, ठीक है। तो प्राचीन सिक्के जो कि तांबा, चांदी, सोना, सीसा इत्यादि के बने होते थे, ठीक है। और सबसे जो प्राचीन सिक्के भारत में थे उनको आहत सिक्के कहा जाता है, ठीक है, जो ठप्पा मारकर बनाए जाते थे, जिन पर विभिन्न पशु पक्षियों इत्यादि के चित्र मिलते थे, ठीक है, या फिर धर्म संबंधी चित्र मिलते, जैसे अर्धचंद्र है, या फिर आप धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है, इत्यादि, बोधिसत्व, सात्विक इत्यादि के ठप्पे उसमें प्राप्त होते हैं। देखो सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं भारत में यूनानियों द्वारा, यानी कि ये सब कौन सा काल है? मौर्योत्तर काल, ठीक है, मौर्योत्तर काल, यानी कि गुप्त काल से पहले का, ठीक है, जो गुप्त काल से पहले का काल है मौर्योत्तर काल। भारत में मौर्योत्तर काल में ही सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं, मतलब सबसे पहले मुद्राएं जारी की गई थी, ठीक है, मौर्योत्तर काल में, यानी कि धातु मुद्राएं जिनमें जैसे तांबा है या फिर चांदी है, ठीक है, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त काल में। और सबसे शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं कुषाण काल में। शीशे की सर्वाधिक सिक्के किसने जारी किए थे? सातवाहन वंश के शासकों द्वारा। और गुप्त शासकों द्वारा सिक्कों पर लेख लिखना आरंभ किया था, ठीक है। तो ये है देखो मुद्रा के संबंध में, सिक्कों के संबंध में एक बेसिक सी जानकारी। आगे हम चर्चा करेंगे इसके बारे में पूरा विस्तृत रूप से, किस काल में किस प्रकार के सिक्के, ठीक है। तो लगातार क्वेश्चन आते हैं सिक्कों से, अलग अलग मुद्राओं के नाम पूछे जाते हैं कि किसके द्वारा कौन सा सिक्का जारी किया गया था, वो जिस काल से संबंधित होगा उसमें हम उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो ये था देखो भारतीय इतिहास के साक्ष्य, जिसमें साहित्यिक साक्ष्य हमने पिछली क्लास में देखे थे और पुरातात्विक या फिर अभिलेखीय साक्ष्य हमने इसमें चर्चा किया, ठीक है। इसके अलावा देखो अभिलेखों में ताम्रपत्र इत्यादि भी आते हैं, तो जिसमें आएंगे हम उसमें उसको चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं देखो पाषाण काल। तो सबसे पहला हम अब इतिहास में जाते हैं, हमने स्रोत देख लिया, ठीक है। अब देखते हैं भारत का प्राचीन इतिहास, ठीक है, या फिर प्राचीन भारत का इतिहास। अब है देखो प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। सबसे पहला जो हम चर्चा करेंगे प्रागैतिहासिक काल, उसके पश्चात आएगा आद्य ऐतिहासिक काल और उसके पश्चात आएगा ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल में इसका देखो लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, ठीक है। इसका पहला सब फैक्ट क्या है? लिखित साक्ष्य नहीं है, ठीक है, लिखित साक्ष्य नहीं है, मतलब कोई भी लिपि इत्यादि हमें प्राप्त नहीं हुए, ठीक है। साक्ष्य ही नहीं है, लिखित साक्ष्य बिल्कुल भी नहीं है, केवल कैसा साक्ष्य है? पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य जिसमें मुख्यतः शैल चित्र, गुफा चित्र, ठीक है, गुहा चित्र इत्यादि हमें प्राप्त हुए हैं। तो प्रागैतिहासिक काल जिसका लिखित साक्ष्य बिल्कुल भी नहीं है और पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त है, जिससे केवल अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक है। इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि उस काल में क्या रहा होगा, क्या औजार रहे होंगे, ठीक है, उसको उस आधार पर नाम दिया गया, ठीक है। तो ध्यान रखना आपने देखो प्रागैतिहासिक काल जो कि 3 भागों में मिलता है, ठीक है, इसको हम
पाषाण काल भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है, इसको हम क्या बोलते हैं, पाषाण काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल या फिर पाषाण काल। क्यों इसको पाषाण काल बोला जाता है, क्योंकि मानव का प्रमुख जो हथियार था वो क्या था, पाषाण यानी कि पत्थर। ठीक है, इसी पर निर्भर था उसका शिकार करना, अपनी जो उसकी जीवन शैली थी शिकार पर ही निर्भर थी। ठीक है, और शिकार करने के लिए पत्थरों के औजार का ही वह प्रयुक्त करता है, इसलिए इसको पाषाण काल भी कहा जाता है। ठीक है, तो पाषाण काल में देखो पुरा पाषाण काल, इसके जो प्रमुख भाग है पुरा पाषाण काल, सबसे पहला है पुरा पाषाण काल। ठीक है, पुरा पाषाण काल। फिर आता देखो मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। ठीक है, और तीसरा आता है उच्च पाषाण काल या फिर नव पाषाण काल। ठीक है, नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो तीनों का अलग अलग महत्व है अपने आप में। ठीक है, अलग अलग इनके जो संस्कृति है यहाँ पर अलग अलग विकसित रही। ठीक है, अलग अलग समय पर। तो सबसे पहले देखो जो पुरा पाषाण काल है ये भी 3 भागों में विभक्त है। ठीक है, पुरा पाषाण काल में एक निम्न पुरा पाषाण काल। ठीक है, निम्न पुरा पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल। ठीक है, फिर देखो मध्य पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, और तीसरा देखो उच्च पुरा पाषाण काल। ठीक है, उच्च पुरा पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। ठीक है, और चर्चा हो रही है अभी पुरा पाषाण काल के बारे में। तो निम्न पुरा पाषाण काल का जो समय रहा है, ठीक है, 50 ईसा पूर्व से पूर्व का समय। ठीक है, 5 लाख ईसा पूर्व से, ठीक है, 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक का समय। ठीक है, ईसा पूर्व तक का समय क्या है, निम्न पुरा पाषाण काल का समय है। फिर देखो मध्य पुरा पाषाण काल का समय कितना है, 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व का समय क्या है, मध्य पुरा पाषाण काल का समय। और उसके पश्चात नव पाषाण काल का समय क्या है, देखो 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक का समय है। ठीक है, ये केवल अनुमान के लिए, क्योंकि किसी भी हर किताब में ये जो नंबर है अलग अलग दिया गया। कहीं पर आपको 8,000 ईसा पूर्व मिलेगा, कहीं पर 10, यहाँ पर 10,000 दिया। देखो किसी किताब में आपको 12,000 15,000 तक भी मिलता है। ठीक है, तो इसको आपने इसको ज्यादा महत्व नहीं देना, क्योंकि ये कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे कौन से सन तक रहा है। ठीक है, क्योंकि ये केवल अनुमानित है, इसका कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, आपने केवल इतना ध्यान रखना, देखो पुरा पाषाण काल 3 भागों में है, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। ठीक है, तो जो इनका एक टाइम पीरियड है आप मोटा मोटा इससे अनुमान लगा सकते हैं। अब देखो सबसे पहले चर्चा करते हैं निम्न पुरा पाषाण काल। ठीक है, निम्न पुरा पाषाण काल। तो इसके संबंध में चर्चा करते हैं सबसे पहले निम्न पुरा पाषाण काल। ठीक है, तो इस काल की जो प्रमुख संस्कृति, क्योंकि हम देखो फैक्ट देख रहे हैं बस, हो गया, छोटे छोटे हम फैक्ट देखेंगे जो ज्यादा एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह की चीजें हम ज्यादा देखेंगे, तो फटाफट हम इसको कुछ पॉइंटों में समाप्त करेंगे। ठीक है, इस काल के जो प्रमुख उपकरण मिले हैं कहां से प्राप्त हुए हैं, सोहन नदी घाटी से। ठीक है, इस काल के उपकरण, ठीक है, उपकरण कहां से प्राप्त हुए हैं, सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सोहन नदी घाटी यहां से प्राप्त हुए। ठीक है, सोहन नदी घाटी से प्राप्त, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इस काल को सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, सोहन संस्कृति। तो क्वेश्चन बनेगा निम्न में से किस काल को सोहन संस्कृति काल भी कहा जाता है। ठीक है, सोहन संस्कृति काल इसको कहा जाता है। और प्रमुख उपकरण क्या थे इस काल के, देखो प्रमुख उपकरण जिनको नाम दिया गया। ठीक है, इसमें सबसे पहला देखो पेबुल ये सभी पत्थर के औजार है। ठीक है, पेबुल, उसके अलावा देखो चांपर, और तीसरा क्या है इस काल का, चॉपिंग। ठीक है, चॉपिंग। तो चांपर मतलब पेबुल क्या है, पत्थर। ठीक है, ये पत्थर का औजार, मतलब मान लो सिंपल इस तरह से पत्थर का औजार। ठीक है, दूसरा चांपर क्या है, थोड़ा बड़े आकार का, इसी का बड़े आकार का। ठीक है, और चॉपिंग क्या है, द्विधारी, मतलब इधर भी तीखा होगा और इधर भी तीखा होगा। ठीक है, दोनों तरफ से जो वार कर सकता है वो चॉपिंग। ठीक है, चांपर और पेबुल। ठीक है, तो 3 प्रकार के उपकरण यहाँ पर से प्राप्त हुए हैं, पेबुल, चांपर और चॉपिंग। ठीक है, कहां से प्राप्त हुए हैं, सोहन नदी घाटी से, इसी कारण इसको सोहन संस्कृति काल भी कहा जाता है। ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला देखो मध्य पुरा पाषाण काल। अगला देखो मध्य पुरा पाषाण काल। ठीक है, मध्य पुरा पाषाण काल,
पाषाण काल, ठीक है। तो इस काल की जो प्रमुख उपकरण है उसमें फलकों की अधिकता, ठीक है। सबसे पहले देखो कोर, दूसरा है फलक और तीसरा है ब्लेड, ठीक है। ब्लेड, 3 प्रकार के उपकरण मिलते हैं, यानी कि दोनों तरफ से धार वाले। अब इस तरह के उपकरण भी, यहां से भी धार जिसमें, यहां से भी धार जिसमें, ठीक है। इस तरह के उपकरण इस काल में मिले हैं इस काल के। और फलकों की अधिकता है, ठीक है, फलकों की अधिकता, इस काल के जो उपकरण में फलकों की अधिकता, यानी कि जो फलक है वो ज्यादा मात्रा में है, फलकों की अधिकता, इसको क्या कहा जाता है, फलक संस्कृति काल भी इसको कहा जाता है, ठीक है। फलक संस्कृति काल, फलक संस्कृति काल भी इसको कहा जाता है, ठीक है। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। और जो महत्वपूर्ण है, ठीक है, कहां से इसको प्राप्त हुए हैं, महाराष्ट्र के, सबसे पहले जो इसमें प्राप्त हुए हैं महाराष्ट्र से, ठीक है। महाराष्ट्र के कहां से, नेवासा, ठीक है, नेवासा या नेवासा। दूसरा देखो झारखंड, ठीक है, झारखंड में सिंहभूमि, झारखंड के सिंहभूमि से प्राप्त हुए, ठीक है, सिंहभूमि। तीसरा जो इसमें आएगा वो है देखो बेलन घाटी, ठीक है, बेलन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी कहां पड़ेगी, प्रयागराज में, ठीक है, प्रयागराज यानी कि उत्तर प्रदेश में, ठीक है। भीमबेटका, तो भीमबेटका अति प्राचीन स्थल है, ठीक है, आप सभी जानते हैं उसके बारे में। भीमबेटका कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। और अगला इसमें देखो और कहां से प्राप्त हुए हैं, हिमाचल प्रदेश के कुछ स्थलों से भी प्राप्त हुए, ठीक है। तो मध्यपुरा पाषाण काल जो कि कोर, फ्लग और ब्लेड इस काल के महत्वपूर्ण उपकरण रहे, ठीक है। फलकों की अधिकता है जिस कारण इसको फलक संस्कृति का काल भी कहा जाता है। महाराष्ट्र, झारखंड, बेलन नदी घाटी यानी कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, साथ ही हिमाचल प्रदेश, ठीक है। एक और जिला राज्य लिख लो, हिमाचल। इन 5-6 राज्यों से, ठीक है, 5 राज्यों से इस काल के उपकरण प्राप्त हुए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। अगला देखो उच्च पुरा पाषाण काल, अगला है उच्च पुरा पाषाण काल, ठीक है। प्रमुख उपकरण क्या है इस काल का, सबसे पहला इस काल का प्रमुख उपकरण, ठीक है, इस काल में जो प्रमुख उपकरण था ब्लेड, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या था, ब्लेड यानी कि पत्थर की ब्लेड। ऐसा नहीं है कि ये ब्लेड जो आधुनिक ब्लेड है उस तरह की ब्लेड थी, ये पत्थर की, मतलब पत्थर को ही दोनों तरफ से उसको प्रयोग के लिए बनाया गया था, ठीक है। दोनों तरफ से उसको, उसमें धार दी गई थी, उसमें उसको प्रयोग के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो प्रमुख उपकरण क्या है इस काल का, ब्लेड नुमा पत्थर, मतलब, ठीक है, ब्लेड नुमा जो आकृति के थे। जिस स्थान से इस काल के उपकरण प्राप्त हुए उनमें देखो सोहन घाटी, ठीक है, सोहन घाटी यहां से भी प्राप्त हुए हैं। साथ ही अन्य स्थलों में पुष्कर यानी कि राजस्थान, ठीक है, पुष्कर राजस्थान, ठीक है, यहां से प्राप्त हुए हैं, देखो राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा झारखंड से प्राप्त हुए, ठीक है, मध्य प्रदेश का भीमबेटका, झारखंड है, साथ ही मध्य प्रदेश का भीमबेटका, ठीक है, भीमबेटका मध्य प्रदेश यानी कि। तो इन स्थानों से, इन राज्यों से इस काल की चीजें प्राप्त हुई है, ठीक है। मुख्य तो देखो राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश से इस काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। और इसके अलावा देखो एक और चीज आपने ध्यान रखना है, सोहन घाटी जो आएगी, सोहन घाटी आएगी मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश, झारखंड और राजस्थान, 3 स्थानों से यहाँ के उपकरण प्राप्त हुए मुख्यतः, ठीक है। इसके अलावा इस काल में देखो वैश्विक संदर्भ में, ठीक है, वैश्विक संदर्भ में, वैश्विक संदर्भ में इस काल की, ठीक है, इस काल की विशेषताएं, ठीक है, विशेषताएं। तो क्या विशेषताएं इस काल की रही थी वैश्विक संदर्भ में, एक महत्वपूर्ण काल है, ठीक है। सबसे पहला नए चकमक उद्योगों की स्थापना, चकमक उद्योगों की स्थापना, ठीक है, नए चकमक उद्योगों की स्थापना, ये पहला था। और दूसरा आधुनिक प्रारूप में मानव, ठीक है, आधुनिक प्रारूप में मानव का उदय। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है लगातार, ठीक है, आधुनिक प्रारूप में, आधुनिक प्रारूप में मानव का उदय, मानव का उदय क्या कहा जाता है इसको, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस, ठीक है, होमोसेपियंस। तो पहले का जो मानव था वो होमोसेपियंस नहीं था, ठीक है। जो होमोसेपियंस है किस काल में अस्तित्व में आया था, उच्च पुरा पाषाण काल में, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि होमोसेपियंस किस काल में अस्तित्व में आया था, कब आया था, मानव या फिर आधुनिक मानव का उदय किस काल में हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, उच्च पुरा पाषाण काल में, या फिर होमोसेपियंस का उदय कब हुआ था, उच्च पुरा पाषाण काल में, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। साथ ही नए चकमक उद्योग मतलब
जो प्राचीन चीजें थी, प्राचीन औजार थी, उसमें थोड़ा सा उन्होंने नई तकनीकी विकसित होने लगी, ठीक है, मतलब कुछ नई चीज, थोड़ा बहुत इनोवेशन उनका शुरू हो गया, यानी कि हथियार जो पत्थर से बनते थे उनको अब लकड़ी इत्यादि या फिर हड्डियों से, ठीक है, सींग इत्यादि से भी बनाने लगे, ठीक है। तो कुछ इसमें परिवर्तन आए पहले की अपेक्षा, साथ ही नए प्रारूप में मानव का उदय हुआ है, अर्थात होमो सेपियंस अस्तित्व में आया, ठीक है। तो ये है पुरा पाषाण काल की विशेषताएं, ठीक है। अब है देखो मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो मध्य पाषाण काल, ठीक है, उच्च पुरा पाषाण काल के साथ ही हिमयुग का भी अंत हो गया, और हिमयुग के अंत के पश्चात शुरू होता है मध्य पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल। तो इस दौरान जलवायु गर्म और शुष्क हो गई धीरे धीरे, ठीक है। साथ ही जीव जंतु, पेड़ पौधे इत्यादि में भी काफी परिवर्तन हुआ, और मानव के लिए, ठीक है, मानव के लिए मतलब ज्यादा क्षेत्र उसको मिल गए, ठीक है। तो नए क्षेत्रों की ओर जाना थोड़ा संभव हो गया, ठीक है। तो इस काल में मुख्य जो मानव की सामाजिक संरचना कैसी थी, ठीक है, सबसे पहले देखो सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना कैसी थी इस काल के मानव की सामाजिक संरचना? आखेटक और पशुपालन, ठीक है, आखेटक और पशुपालन, आखेटक प्लस पशुपालन। पशुपालन किस तरह के पशुओं का पालन, मतलब जिन पशुओं को मारकर खाया जा सकता था, ठीक है, केवल यही, क्योंकि अभी तक अनाज इत्यादि मिलता नहीं था, तो एक तो पशुओं का शिकार करना, ठीक है, और साथ ही ऐसे पशुओं का पालन जिनको वो मारकर खा सकता था, उनका आखेट करके उनको खा सकता था। तो आखेटक और पशुपालन इस काल के मानव की प्रमुख सामाजिक संरचना थी, ठीक है। आगे देखते हैं इस काल के जो साक्ष्य हैं कहां कहां से प्राप्त हुए। देखो साक्ष्य सबसे पहले तो राजस्थान, ठीक है, राजस्थान से प्राप्त हुए, प्लस इसके अलावा देखो दक्षिणी यूपी से, ठीक है, दक्षिणी यूपी से इस काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, दक्षिणी यूपी। इसके अलावा देखो कहां से, मध्य पूर्वी भारत, ठीक है, मध्य पूर्वी भारत, यहां से इस काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और साथ ही कृष्णा नदी के दक्षिण मध्य से, ठीक है, कृष्णा नदी यानी कि दक्षिण भारत में, ठीक है, कृष्णा नदी के दक्षिण से इस काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो इस काल में जो सूक्ष्म पाषाण फलक थे, ठीक है, यानी कि प्रमुख हथियार जो फलक था उसका उद्योग राजस्थान के बागौर जिले में स्थित था, ठीक है। इस काल में ये भी नोट कर लीजिएगा, इस काल में सूक्ष्म पाषाण फलकों का उद्योग, सूक्ष्म पाषाण फलकों का उद्योग, ठीक है, राजस्थान के कहां पर स्थित थे, बागौर में, ठीक है, बागौर। तो यहां पर स्थित है राजस्थान में सूक्ष्म पाषाण फलक, ठीक है। इसके अलावा देखो राजस्थान और आदमगढ़ एमपी, राजस्थान की यानी कि बागौर, ठीक है, बागौर से प्लस आदमगढ़ जो कि कहां पड़ता है, एमपी में, ठीक है। यहां से क्या मिला, पशुपालन के साक्ष्य मिला, ठीक है, प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य, प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है, प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ये भी आप लोगों ने नोट कर लेना है, काफी महत्वपूर्ण है। और साथ ही इनका जो समय है निर्धारित कितना किया गया, लगभग 5000 ईसा पूर्व इनका समय निर्धारित किया गया, ठीक है। तो लगभग 9000 से 4000 ईसा पूर्व तक का ये काल रहा है। तो 9000 से 4000 ईसा पूर्व तक का ये काल रहा है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब 10,000 या फिर 9000 इस काल का जो समय निर्धारण है, किसी किताब में 10,000 में मिलेगा, ठीक है, कहीं 12,000 से 6,000 तक, 8,000 तक अलग अलग दिया गया, ठीक है। तो लगभग 9000 से 4000 तक ये काल रहा है, जो कि उच्च पुरा पाषाण काल के पश्चात अस्तित्व में आया था, ठीक है। तो इसी काल में देखो, इसी काल में पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के कुछ मतलब चित्र भी प्राप्त हुए, ठीक है। भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। यहां से पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण प्लस मध्य पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल, पुरा पाषाण काल प्लस मध्य पाषाण काल के चित्र प्राप्त हुए, ठीक है, चित्र प्राप्त, अर्थात इस काल के लोग और इससे पहले पुरा पाषाण काल के लोग
चित्र भी बनाते थे, ठीक है। कहां पर, देखो गुफाओं में रहते थे, गुफाओं में चित्र इत्यादि भी उकेरते थे, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के चित्र कहां से प्राप्त हुए हैं? मध्य प्रदेश की भीमबेटका से, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। और भीमबेटका कहां पर स्थित है? विंध्य पर्वत माला के दक्षिण में, ठीक है। विंध्य पर्वतमाला, विंध्य पर्वतमाला, ठीक है, इसके दक्षिण में है, के दक्षिण में स्थित, ठीक है। तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी बन जाता है कि कहां पर स्थित, इसके उत्तर में है, दक्षिण में है, ठीक है। और इसमें जो अधिकांश चित्र प्राप्त हुए हैं, अधिकांश चित्र ऐसे पशुओं के प्राप्त हुए हैं जिन्हें जीवन निर्वाह के लिए शिकार किया जाता है, ठीक है। ऐसे पशुओं के प्राप्त हैं, ऐसे पशुओं के हैं, ठीक है, जिन्हें जीवन निर्वाह हेतु, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, ठीक है। इस यहां पर बताया था कि पशुपालन कैसे पशुओं को पाला जाता है जिन्हें मारकर खाया जा सके, ठीक है। जिन्हें जीवन निर्वाह हेतु शिकार किया जाता, ठीक है, शिकार किया जाता था। तो ये ध्यान रखिएगा, कैसे चित्र प्राप्त हुए, कैसे पशुओं के जिन्हें जीवन निर्वाह हेतु शिकार जिनका किया जाता, ठीक है। तो ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके पश्चात आता है देखो नवपाषाण काल, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया मध्य पाषाण काल, जो कि लगभग 9000 से 4000 ईसा पूर्व तक रहा है, ठीक है। इसमें सामाजिक संरचना कैसी थी? आगेटक और पशुपालक, ठीक है। पशुओं को पालते थे, लेकिन ऐसे पशु जिन्हें जीवन निर्वाह हेतु शिकार किया जा सके, ठीक है। साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? देखो राजस्थान, दक्षिण उत्तर प्रदेश, मध्य पूर्वी भारत, कृष्णा नदी के दक्षिण से, ठीक है। यानी कि लगभग मध्य भारत का एरिया जो है वहां से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इस काल में सूक्ष्म पाषाण फलकों का उद्योग भी था, कहां था? राजस्थान के बागौर में, ठीक है। राजस्थान के बागौर और आदमगढ़ मध्य प्रदेश से प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए, जो कि मध्य पाषाण कालीन है, ठीक है। मध्य पाषाण कालीन फलकों का उद्योग और मध्य पाषाण कालीन पशुपालन के साक्ष्य। और भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में, यहाँ से पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के चित्र, जो गुफा है, ठीक है, गुफा में चित्र प्राप्त हुए हैं। ये विंध्य पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित, ठीक है। और अधिकांश ऐसे चित्र प्राप्त हुए पशुओं के जिन्हें जीवन निर्वाह हेतु शिकार किया जाता है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा नवपाषाण काल और उसके पश्चात आद्य ऐतिहासिक काल में, ठीक है, ताम्रपाषाण संस्कृति। तो अगला टॉपिक हमारा कल हम देखेंगे ताम्रपाषाण संस्कृति और उस काल में जो जो संस्कृतियां भारत में रही हैं, ठीक है, उनके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग तैयारी करते रहिएगा। धन्यवाद।